नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। देश भर की अहम खबरों को समेटे वक्त है ये इंडिया 360 का और हम शुरुआत कर रहे हैं एक बेहद दर्दनाक खबर से। उत्तर प्रदेश के इटावा के पास रेल पटरी पर पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति मौत की गाड़ी बन गई। सिग्नल ठीक कर रहे दो इंजीनियर्स विकास और महेंद्र कुमार की ट्रेन से कटकर मृत्यु हो गई है। तीसरे इंजीनियर की भी जान जा सकती थी, लेकिन उन्होंने पुल से लटककर किसी तरह से अपनी जान बचा ली है। अब सवाल यह है कि आखिर किसकी लापरवाही से रेलवे ट्रैक पर इतना बड़ा हादसा हो गया। यह हादसा हुआ है इकदिल और भरथना रेलवे स्टेशन के बीच सिंगर नदी के पास। शुरुआती जांच में जानकारी कि ट्रेन के ड्राइवर ने पहले से हॉर्न नहीं बजाया था, जिसकी वजह से ट्रैक पर काम कर रहे इंजीनियर्स को ये पता नहीं चल पाया कि ट्रेन आई है। बेहद दर्दनाक यह हादसा हुआ है। दो होनहार इंजीनियर्स की ट्रेन से कटकर मृत्यु हो गई है, मौत हो गई है, और तीसरे की जान पर बनाई थी, लेकिन किसी तरह से पुल से लटक कर तीसरे इंजीनियर ने अपनी जान बचाई है। दो इंजीनियर्स जो कि रेलवे ट्रैक को ठीक कर रहे थे, इकदिल और भरथना के बीच यह हादसा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये रेलवे की लापरवाही है? जैसे तैसे तीसरे इंजीनियर ने अपनी जान बचाई है, तो क्या पहले से इन लोगों को आगाह नहीं किया जाना चाहिए था? अगर ये रेलवे ट्रैक पर मरम्मत का काम कर रहे थे तो इसकी जानकारी पहले से रेलवे प्रशासन को थी। अब खबर बिहार के दरभंगा की, जहां शनिवार को दो इंजीनियर्स की हत्या के बाद अभी तक आरोपी गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। डबल मर्डर की जांच के लिए बिहार सरकार ने एसटीएफ की टीम को भेजा है। विपक्ष इस घटना के बाद नीतीश सरकार को खटगरे में खड़ा कर रहा है। बिहार से आ रही ये तस्वीरें नीतीश राज के सुशासन के दावों की पोल खोल रही है। जिस वादे के दम पर जनता ने उन्हें जनार्दन बनाया, अब उस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। बिहार के दरभंगा में दिन दहाड़े दो इंजीनियरों की गोली मारकर हत्या हो जाती है और 24 घंटे के बाद भी हत्यारे सलाखों के बाहर बेखौफ है। बढ़ते दबाव के बीच नीतीश सरकार ने एसपी शिवदीप लांडे के नेतृत्व में एसटीएफ की टीम को पटना से घटनास्थल पर जांच के लिए भेज दिया है। दरभंगा के एसएसपी अजीत कुमार सत्यार्थी के मुताबिक शुरुआती जानकारी में संतोष झा गिरोह के शूटर विकास झा और मुकेश पाठक का हाथ सामने आया है। वहीं लापरवाही के आरोप में बहेड़ा थाना प्रभारी रमाशंकर सिंह को निलंबित कर दिया गया है। इस डबल मर्डर कांड में 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उसमें हमारी एसआईटी की टीम और एसटीएफ के भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। संयुक्त कार्रवाई इसमें चल रही है और हम लोग शीघ्र अपराधकर्मी तक हम लोग पहुँचने का दावा कर रहे हैं। इसमें जल्द हम लोग कार्रवाई करेंगे। सामने आप देखिए, पर्चा जो छोड़ा है उसके हिसाब से उसमें मुकेश पाठक और विकास झा का नाम आ रहा है। एसएसपी इस पर काम कर रहे हैं। ये विल रिस्पॉन्ड इन अ पॉजिटिव वे। एसटीएफ भी आई हुई है, आईजी ऑपरेशंस भी आज पहुंचे हैं। डेफिनेटली मेरा पूरा भरोसा है दे विल क्रैक द केस वेरी। अपने दो साथियों मुकेश कुमार और ब्रजेश कुमार की हत्या के बाद दहशत और गुस्से की वजह से सड़क निर्माण कंपनी के बाकी लोगों ने काम ठप कर दिया है। सवाल है कि पिछले कई दिनों से इलाके के बदमाश जब कंपनी से रंगदारी की मांग कर रहे थे और इसकी शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। बेस कैंप जो कि जरसों में है, यहाँ देख सकते हैं तमाम जो ट्रक हैं, डंपर्स हैं और जो क्रेन्स जेसीबी मशीन जो भी चीज़ें की ज़रूरत होती है सड़क निर्माण में, वो सब आज यहीं के यहीं रखे हुए हैं। और पीछे भी देख लीजिए किस तरीके से जो मजदूर यहाँ पर हैं जो कि काम में लगे हुए थे सड़क निर्माण में, वो भी आज बेस कैंप से बाहर नहीं निकले हैं। कहीं ना कहीं उनके भी दिल में जो है डर जो है वो पैदा हो गया है। अब चुनौती नीतीश कुमार के सामने है। पब्लिक ने सुशासन के जिस भरोसे के साथ उन्हें फिर से सत्ता सौंपी है, उसे सही मायनों में साबित करके दिखाएं। प्रहलाद कुमार के साथ रोहित कुमार सिंह, दरभंगा, आज तक।
दरभंगा में मारे गए दोनों इंजीनियर्स के घरों में मातम छाया हुआ है। परिवार गहरे सदमे में है। बिहार के ही सीतामढ़ी में एक डॉक्टर के घर पर अपराधियों ने फायरिंग करके फिर से कानून व्यवस्था का मजाक उड़ा दिया है। बिहार में नीतीश कुमार का राज अभी 2 महीना पुराना भी नहीं हुआ है, लेकिन दरभंगा में 2 काबिल इंजीनियरों की दिन दहाड़े हत्या ने सनसनी फैला दी है। बेगूसराय के मुकेश कुमार और डेहरी ऑन सोन के ब्रजेश कुमार हत्यारों की गोलियों का शिकार हो गए। मुकेश और ब्रजेश कुमार के परिवारों के मातम का हिसाब अब कौन देगा? इन्हें कौन दिलासा देगा कि इनके घर के लाल अपराधियों की बेरहमी का शिकार हो चुके हैं? जिंदगी के सबसे बड़े सदमे से परिवार का हाल बुरा है। बेगूसराय के रहने वाले इंजीनियर मुकेश कुमार को एक बेटा और एक बेटी है, लेकिन पिता अब हमेशा के लिए दूर जा चुके हैं। सुशासन पर बहुत बड़ा कलंक और लगता है कि जंगल राज अब वापस आ गया है और समूचे समाज को एकजुट होकर इसका विरोध करना होगा। सबसे पहले तो इस अपराधी को सजा मिले और फिर किसी इंजीनियर की हत्या नहीं हो, इस ढंग की भी ठोस कार्रवाई हो। घर का मात्र कहा जाए 2 भाई में ये कमाने वाला ही एक व्यक्ति थे जिनकी हत्या हो गई है। नीतीश राज में डबल मर्डर का ये मामला अब सियासी रंग लेने लगा है। विपक्ष को मौका मिला है बिहार की सरकार को कटघरे में खड़ा करने का। नीतीश सरकार बैकफुट पर है, विपक्ष का हमला वाजिब भी है, लिहाजा मुद्रा बचाव वाली है। अभी दरभंगा में डबल मर्डर के मामले से खलबली मची ही थी कि सीतामढ़ी में भी रंगदारी को लेकर बदमाशों ने एक डॉक्टर प्रेम पुष्प लोहिया के घर पर गोलियों की बौछार कर दहशत फैला दी। यहां भी पुलिस पर आरोप है कि उन्होंने डॉक्टर की रंगदारी मांगने की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। 2 दिन में अपराध की 2 बड़ी घटनाओं ने बिहार में कानून व्यवस्था के भरोसे को हिलाकर रख दिया है। आज तक ब्यूरो। खबर तेलंगाना के मेडक जिले की है, जहां चंडी महायज्ञ के मंडप में अचानक से आग लग गई। इस यज्ञ में हिस्सा लेने के लिए राष्ट्रपति भी आने वाले थे। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन कई केंद्रीय मंत्री भी यहां मौजूद थे। इक्कीस दिसंबर से तेलंगाना के मेढक जिले इरावली में चंडी महायज्ञ की रौनक देखते ही बन रही थी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने यज्ञ का उद्घाटन किया था और रविवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इसमें शामिल भी होने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही एक ऐसी अनहोनी घटना घटी जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। दोपहर 1:30 बजे के करीब यज्ञ का मंडप आग की लपटों में घिर गया। देखते ही देखते मुख्य मंडप का ऊपरी हिस्सा आग की चपेट में नजर आने लगा। जहां पिछले कई दिनों से वैदिक मंत्रोच्चार हो रहा था, वहां अफरा तफरी मच गई। मंडप और यज्ञ स्थल पर मौजूद सैकड़ों लोगों को आनन फानन में वहां से सुरक्षित निकाला गया। सुबह भी तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने चंडी महायज्ञ का मुआयना भी किया था। दोपहर में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी यज्ञ में शामिल होने वाले थे, लेकिन इस बीच आग की अनहोनी ने सब कुछ बदल दिया। फिलहाल कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से मेढक जिले के यज्ञ मंडप में आग लगी। दमकल की 4 गाड़ियों को आग पर काबू के लिए बुलाया गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। मेढक के इरावली में चंडी महायज्ञ विश्व शांति और राज्य के विकास के लिए चल रहा था। इस यज्ञ को खुद तेलंगाना सरकार करवा रही है और मेढक तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव का गृह जिला भी है। हैदराबाद से आशीष पांडे और टीएस सुधीर के साथ आज तक ब्यूरो। डीडीसीए जांच रिपोर्ट में अरुण जेटली का नाम को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जबरदस्त भिड़ंत शुरू हो गई है। बीजेपी ने कहा है कि 3 लोगों की रिपोर्ट में कहीं भी जेटली का नाम नहीं है, जबकि अरविंद केजरीवाल ने बार बार जेटली का नाम लेकर झूठ बोला है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस पर कहा है कि डीडीसीए में कथित घोटाले में सीबीआई जांच से अरुण जेटली डर क्यों रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है, हमारा मानना है कि उनको अरुण जेटली जी से माफी मांगनी चाहिए
और जहां पे जेटली जी ने उनके खिलाफ कोर्ट में जो डेफेमेशन का केस किया, उस कोर्ट में भी जाके वो अपनी गलती इकरार करें। क्या कारण है कि बीजेपी अरुण जेटली सरकार की तरफ से एक बार भी ये नहीं कहा गया कि इस पूरे मामले की जांच हो जाए? क्यों? बीजेपी महासचिव राम माधव के अखंड भारत के बयान पर बहस तेज हो गई है। विपक्ष ने इसे कोरी कल्पना के साथ साथ ये कहा है कि बीजेपी संघ के एजेंडे पर चल रही है। हालांकि बीजेपी ने राम माधव के बयान से किनारा कर लिया है। 68 साल पहले 1947 में भारत खंड का विभाजन हुआ। भारत के साथ पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान का उदय हुआ। बंटवारे की टीस आज भी मौजूद है। अब बीजेपी महासचिव राम माधव ने अखंड भारत का राग छेड़कर नई बहस को पैदा कर दिया है। सपना बुना है, एक दिन आएगा जब भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर अखंड भारत का निर्माण करेंगे। एक विदेशी चैनल को दिए इंटरव्यू में राम माधव का राग अखंड भारत सुनिए। Is that what you want to see one day? India restored, undivided, Bangladesh, Pakistan gone from the map? The RSS still believes that one day these parts which have for historical reasons separated only 60 years ago will again through popular goodwill come together and Akhand Bharat will be created. Wow. The RSS believes in that. You were the RSS as an RSS member, I also hold on to that view. But that does not mean we wage war on any country, we annex any country. It doesn't mean. हालांकि राम माधव का ये इंटरव्यू नरेंद्र मोदी के औचक पाकिस्तान दौरे से पहले का है, लेकिन उसी परिप्रेक्ष्य में विपक्ष इसे राम माधव का हवाई सपना मान रहा है। आरोप भी लगा रहा है कि मोदी राज में एजेंडा तो संघ का ही चल रहा है। राम माधव ने अखंड भारत की कल्पना को कोरा मानने से रोकने के लिए जर्मनी और वियतनाम का हवाला दिया, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप की अलग परिस्थितियों को भी कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आज तक ब्यूरो। मुंबई के एक डांस बार में बीती रात पुलिस ने छापा मारा तो मौके से 12 लड़कियां पकड़ी गईं। पुलिस को इस डांस बार में अश्लील डांस होने की जानकारी मिली थी। डांस बार में 3 तहखाने भी पुलिस को मिले, जहां छापा मारने के दौरान लड़कियों को छुपाने की व्यवस्था की गई थी। बार और ऑर्केस्ट्रा के नाम पर अश्लील डांस और इस गलत धंधे को छुपाने के लिए भूल भुलैया के साथ ऐसे तहखाने और खुफिया रास्ते कि किसी को कोई शक ना हो। मुंबई के मीरा रोड इलाके में ऑर्किड बार पर पुलिस ने एनजीओ के साथ छापा मारा। छापे की खबर मिलते ही बार में हड़कंप मच गया। पुलिस को पता ही नहीं चल रहा था कि सारे स्टाफ और लड़कियां किधर गायब हो गए। अंधेरे में रास्ता टटोलती रही पुलिस। बोर्ड से छुपा दिए गए तहखाने के दरवाजे। लड़कियों को छुपाने के लिए बने थे 3 तहखाने। तोड़फोड़ के बाद पुलिस को इन तहखानों का सुराग मिला। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस उस तहखाने तक पहुंची जिसमें लड़कियां थीं। यहां से एक एक कर लड़कियां निकलने लगी, जो छापेमारी की आहट मिलते ही यहां आकर छुप गई थीं। हमने यहाँ पर 1 हफ्ते से ट्रैप लगाई थी पुलिस की टीम के साथ में, और आज हमें सक्सेस इस चीज़ के ऊपर हमें सक्सेस मिली कि हमें 12 लड़की कैविटी 2 कैविटी तोड़ने के बाद हमको तीसरी कैविटी में मिली लड़कियाँ 12, जिनमें से 3 माइनर है जो मेडिकल के बाद में उसकी पुष्टि हो जाएगी। ओनर था जो यहाँ पर अभी जो चालक चला रहा था वो खुफिया रास्ते से भागने में कामयाब रहा। पैसे कमाने के लिए बार और रेस्टोरेंट नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यहां भी तहखाने से निकाली गई 12 लड़कियों में 3 नाबालिग हैं। लड़कियां तो तहखाने में पकड़ी गईं, लेकिन बार का मालिक और मैनेजर सब किसी खुफिया रास्ते से भाग निकलने में कामयाब रहे। बार पर बैन हटाते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिया था कि अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, लेकिन हकीकत
कुछ और है। फैमिली रेस्टोरेंट का बोर्ड लगाकर भी इनमें अश्लीलता का काला कारोबार खुलेआम चल रहा है। एजाज खान, मुंबई, आज तक। मध्य प्रदेश के बैतूल में आदिवासियों ने अनोखे अंदाज में प्रशासन की नींद खोलने की कोशिश की। आरोपी की कड़ाके की सर्दी में प्रशासन ने 45 आदिवासी परिवारों को बेघर कर दिया। ये सभी डीएम की नींद हराम करने उनके दफ्तर जा पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज जी, क्या आपकी नींद खुली? नहीं खुली तो इन आदिवासियों की एक और कोशिश देख लें। और अब भी नहीं जागे तो ये चेतावनी सुन लें। आसमान में पतंगे उड़ते हैं, आसमान में पतंगे उड़ते, अरे ये सही उड़ा दे हूँ तुम्हें सरकार, छोटी ना समझना हमें सरकार। हम आपको बता दें, ये ढोल नगाड़े की ये थाप और ये गीत संगीत खुशी का नहीं, बैतूल में आदिवासियों की बेबसी का है। कोशिश है शासन प्रशासन को अपनी समस्याओं को लेकर जगाने की। जब हर जगह शिकवा शिकायत अनसुनी कर दी गई तो इन सब ने नींद हराम आंदोलन का सहारा लिया और कलेक्ट्रेट जा पहुंचे। अरे बैतूल जिले भैया, पुरुषों ने डीएम साहब को गीत सुनाकर गुहार लगाई। फिर भी नहीं जागे तो विरोध का कड़वा कंठ फूट पड़ा और मोर्चा महिलाओं ने संभाल लिया। इन आदिवासियों की माने तो प्रशासन ने बिना किसी पूर्व सूचना के 45 परिवारों को बेघर कर जमीन छीन ली। अभी सरकार हमारी बात सुन नहीं पा रही है। जिला प्रशासन हमारा कोई समस्या पे ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए जिला प्रशासन को जगाने के लिए और शिवराज सरकार जो बैठी है उसकी कुंभकर्ण की नींद जो हराम हमले इस कार्यक्रम को दिया गया है कि सरकार ऐसे नहीं सुने तो ढोल धमाके बजाकर इनको जगाया जाए और जिससे हमारी समस्याएं सुनी जाए। 2 दिनों से कड़ाके की सर्दी में इन आदिवासियों का ये नींद हराम आंदोलन जारी है। हम तो भैया, डीएम की नींद भले न खुले शिवराज जी, लेकिन आपको सचेत हो जाना चाहिए। लोकतंत्र का खूबसूरत तोहफा यानी मताधिकार में ये साझीदार हैं और निकाय उपचुनाव के नतीजे आपकी नींद हराम करने के लिए काफी हैं। राजेश भाटिया, बैतूल, आज तक। क्रिकेट की दुनिया के 2015 के 15 लम्हे हम आपको बताएंगे बस अब से कुछ ही देर में। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।